नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बात मध्य प्रदेश की, जहां भोपाल में ऑनलाइन लोन ऐप के जाल में एक शख्स ऐसा फंसा कि आखिरकार परेशान होकर उसने परिवार सहित जान दे दी। एमपी में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और बात करें सुसाइड की तो हर रोज औसतन 41 लोग प्रदेश में सुसाइड कर रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का जाल फैल रहा है और साइबर ठगी पर नकेल के लिए अब मास्टर प्लान हमारे पास कोई मौजूद है भी या नहीं। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ऐप का जाल जी का जंजाल बनता जा रहा है। ऑनलाइन लोन ऐप के जाल में फंसकर भोपाल में बच्चों को जहर देकर एक दंपति ने सुसाइड कर लिया। हालांकि मध्य प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई केस पिछले कुछ समय में सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त 2022 इंदौर में ऐप लोन के जाल में फंसकर अमित यादव ने जान दे दी। अमित ने पत्नी और 2 बच्चों को जहर देकर खुद भी फांसी लगा ली। 23 मई 2022 नर्मदापुरम के पिपरिया में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मकरंद विश्वकर्मा ने फांसी लगा ली। मकरंद को 6 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिसके बाद पत्नी और बेटी के साथ उन्होंने फांसी लगा ली। 25 अप्रैल 2022 रायसेन में कर्ज से परेशान 35 साल के जितेंद्र सोनी ने सुसाइड कर लिया। पहले पत्नी और 2 बेटों का गला दबाया, फिर खुद फंदे पर लटक गए। 30 जुलाई 2022 छिंदवाड़ा में चिटफंड कंपनी के चक्कर में उलझे एयरफोर्स से रिटायर्ड विनोद पाठक ने पत्नी सहित खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। 25 नवंबर 2021 भोपाल में 47 वर्ष के ऑटो पार्ट्स के व्यापारी संजीव जोशी ने जहर खा लिया। जहर को जांचने के लिए पहले कुत्ते को जहर दिया, फिर परिवार के सभी 5 लोग जहर खाकर मर गए। तो ये मामले बता रहे हैं कि कर्ज का या फिर साइबर ठगों के जानलेवा जाल में फंसकर कैसे लोगों का परिवार उजड़ रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर रोज 41 लोग सुसाइड कर रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं। लिहाजा ये मध्य प्रदेश के लिए एक गंभीर मसला है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य जी हैं, काउंसलर हैं। इसके अलावा वेद भूषण जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा अनुज अग्रवाल जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुज जी, ये जो जाल है ये लगातार फैलता ही जा रहा है और अब लोगों के सामने मजबूरी है कि वो किस किस ऐप के लिए डिनाई कर दें, क्योंकि लगभग हर ऐप अब पर्सनल डेटा चाहती है, तभी वो आगे काम करती है। तो ये जो जाल फैल रहा है ऑनलाइन ठगी का, इसका कोई हमारे पास मास्टर प्लान नजर आता है आपको? आपने बिल्कुल सही कहा और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। और आपने कुछ मामलों का वर्णन भी किया, अभी सिर्फ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, लेकिन लोन ऐप के चक्कर में फंस के हजारों युवा और खासतौर पे युवतियां इसमें बर्बाद हो रही हैं और ऐसे मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं और रोज खबरें आ रही हैं। लोन ऐप लोन देने के बहाने छोटे मोटे लोन देते हैं, 5-10 हज़ार की बात होती है और आपका सभी निजी डेटा, जिसमें पैन कार्ड भी होता है, आधार वगैरह, और साथ में फोटोग्राफ ले लेते हैं ऑफिशियली। और उसके अलावा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, दूसरे वीडियो जो भी आपके फोन पर होता है, उसको अनऑफिशियली या इलीगल तरीके से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद चूंकि ये लोग गरीब हैं या किसी मजबूरी में इन्होंने लोन लिया है, 2-4 दिन के अंदर ही इनसे एक बड़ी रकम की मांग शुरू हो जाती है। अगर किसी ने 5,000 या 10,000 लिया है तो उससे 20-25 हज़ार, 50 हज़ार तक वापस मांगे जाते हैं। और चूंकि वो पहले ही देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए उसने लोन लिया है, तो उसके इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों को न्यूड फोटोज, उन्हीं की फोटोज को मॉर्फ करके, चेंज करके और भेजा जाता है और इन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और इसी अवस्था में कुछ लोग जो कि बिल्कुल पैसे नहीं दे पाते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो वो सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। लेकिन ये बढ़ता ही चला जा रहा है और फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके ऊपर कोई रोकथाम होती नजर आ रही है, क्योंकि लोन देने का जो काम है, उस पर जो कंट्रोल है वो आरबीआई का है।
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या जितनी भी फाइनेंशिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होता है, उनके हिसाब से होता है। और फिलहाल इस पर कोई बड़ी कार्रवाई आरबीआई की तरफ से नजर नहीं आ रही है। रोमा भट्टाचार्य जी, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है कि भाई परिवार खत्म कर देना, क्या यही एक सॉल्यूशन हो सकता है? और अगर ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति फंस भी गया तो अपने आप को कैसे वो मजबूत कर सकता है कि नहीं मैं लड़ सकता हूं इन परिस्थितियों से? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य, मनोचिकित्सक हूँ। सबसे पहले तो कोई भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब इंसान जागरूक हो या सही लोगों से सलाह ले। हमारे देश में आज भी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता है, लेकिन जब इंसान मानसिक अवसाद से गुजरता है या एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजरता है या जनरल टर्म्स में कह लें कि स्ट्रेस से गुजरता है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि उसके स्ट्रेस का निवारण हो सकता है। अगर उसकी मानसिक स्थिति संतुलित रही तो वो किसी भी विपदा का सामना कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरा सा बुखार आ जाता है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मानसिक तनाव / अवसाद, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर ये किसी से भी वो ग्रसित होता है तो वो नहीं समझ पाता कि मुझे सही समय पे मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। दूसरी बात, आजकल डिजिटल जमाना है और ऑनलाइन हर कोई हो रहा है और ऑनलाइन की दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी है कि बहुत आसान हो जाता है टारगेट होना। और ये जो साइबर क्राइम्स होती है, खासकर अगर मैं बात करूं तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। पहले जो है लोगों को सिर्फ कंप्यूटर हैकिंग होती थी, अब क्या हो रहा है, ह्यूमन हैकिंग हो रही है, यानी आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। टारगेट ढूंढा जाता है कि किसको किस तरीके से फंसाया जाए। अगर देखते हैं कि कोई जॉब की तलाश में है, कोई लोन की तलाश में है, तो उसे लोन देके फंसाया जाता है। अगर कोई सिंगल है, एज उसकी मिडिल एज है या यंग एज है, तो उसे प्यार के जाल में फंसाया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग इज अ साइबर क्राइम। दूसरी बात, हम लोग लॉज की बात करते हैं या पनिशमेंट की बात करते हैं, ये तो क्राइम होने के बाद की बात है। हमें जरूरत है आम जनता में जागरूकता फैलाने की। नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई भी तनाव हो, हिचकिचाए नहीं, बात करिए, सही समय पे मनोचिकित्सक से मिलिए, ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि मानसिक संतुलन अगर बना रहेगा तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अगर आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, आप अवसाद से ग्रसित होंगे या आपको घबराहट, एंजाइटी, नींद नहीं आना, आत्मविश्वास की कमी हो जाना, इन परेशानियों से आप जूझेंगे तो आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। और जब आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जब आप हताश निराश हो जाते हैं, तो आपको जिंदगी जीने की इच्छा खत्म होने लगती है और तब ये बहुत ही बड़ा फैसला होता है खुद को खत्म करने का। इंसान को एक खरोच भी आती है तो वो उस पे मरहम करने की सोचता है। खुद की जान लेना आसान नहीं है। ये वही इंसान करता है जो मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका होता है कि उसे जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं नजर आता। और सबसे अहम बात ये कि जागरूकता की जो मैं बात की, अवेयरनेस की जो बात की, आजकल हमारे देश में हर चीज की अवेयरनेस की कमी है। जो हम बात करते कि प्री मैरिटल काउंसलिंग करिए, नहीं, जब डिवोर्स तक बात आती तो आते काउंसलिंग के लिए। डिजिटली आप एक्टिव हो जाते हो, लेकिन आपको कोई अवेयरनेस नहीं होती कि डिजिटल एटिकेट्स क्या हैं, आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, आप किस हद तक किसी चीज पे भरोसा कर सकते हैं। आपको ये नहीं पता होती है कि ओरिजिनल वेबसाइट्स क्या हैं, नकली लिंक्स क्या हैं। तो अवेयरनेस हर मामले में जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य को लेके सबसे ज्यादा। बिल्कुल, अवेयरनेस की इसमें कमी जरूर नजर आती है। लेकिन अनुज जी, क्या कोई रास्ता नहीं है कि अगर कोई इस जाल में फंस भी गया तो क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि उससे वो मदद मांग सके? नहीं, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी समस्या में, साइबर क्राइम में या लोन ऐप या गेमिंग ऐप में फंस जाता है, तो निश्चित रूप से अभी सरकार की ओर से कई ऐसे चैनल हैं जहां पर मदद मांगी जा सकती है। 1930 हेल्पलाइन है जो ऑल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से काम करती है। वहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। cybercrime.gov.in एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां
और इसके अलावा करीब सभी प्रदेशों ने साइबर डेस्क अपने थानों में बना रखी है, जहां पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये जो फंसने वाली बात है, ये तो ठीक है कि लोगों को बचना चाहिए, लेकिन अगर कोई फंस जाता है तो अपना संयम नहीं खोना चाहिए। और ये बहुत ही दुखद घटना जिसका कि आपने जिक्र किया, जिसमें कि एक परिवार में 2 बच्चों सहित लोगों ने आत्महत्या का रास्ता चुना, ये बिल्कुल गलत है और इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है और उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपना जीवन खत्म कर ले। और ये तो बहुत ही मामूली घटना है, 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपए किसी के अगर उधार लिए हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल हेल्प मांगनी चाहिए। और आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संस्थाएं भी हैं जो लोगों को काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं। इसके अलावा पुलिस का जो एक पहलू है वो निश्चित रूप से लोगों को सहयोग देने वाला है। 112 हेल्पलाइन भी है, अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन कहीं पर आ रही है तो उस पर भी मदद मांगी जा सकती है। बिल्कुल रोमा जी, लेकिन इसमें एक चीज मैं अवेयर करने के लिए बिल्कुल अवेयरनेस की है, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि परिवार को लेकर शर्मिंदगी कि अब हम परिवार से आंखें कैसे मिलाएंगे, ये क्या हमारे समाज के अंदर अभी भी ये क्या है कि जो अपने हैं हम उन्हीं से सबसे ज्यादा संकोच करते हैं, ये कैसे हम इससे उभर सकते हैं कि नहीं परिवार के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को साझा कर तो देखें, क्या पता मदद मिल जाए वहां से। जी बिल्कुल, एक्चुअली हो ये गया है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते, अर्बनाइजेशन के चलते लोग एकल परिवारों में सिमट के रह गए हैं और एकल परिवार में जब हो जाते हैं और सिटीज में आके रहने लगते हैं, भले ही सिटी के बाउंड्री में रहने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो जड़ हैं, जो आपके रूट्स है, वहां से दूरी होने लगती है और हर इंसान इतना इनसिक्योर हो जाता है कि वो अपने रिश्तेदारों से दूरी करने लगता है कि उसे लगता है हम ज्यादा नजदीक आएंगे तो कोई ना कोई हमारा फायदा उठा लेगा। तो इस चलते जो है दूरी हो जाती है परिवार के लोगों से और इसी चलते जो है कम्युनिकेशन गैप आने लगता है। जब कम्युनिकेशन गैप आने लगता है तो आप अपने स्ट्रेस को, अपने परेशानी को शेयर करने में हिचक जाते हो। दूसरी अहम बात यह है कि आजकल जैसे क्योंकि डिजिटल जमाना है, डीप फेक भी यूज होता है। आपके फोटोज, आपकी इमेजेस को यूज करके उसको किसी भी तरीके से परोसा जा सकता है और उससे आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा सकती है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनली आपको टॉर्चर किया जा सकता है। किसी भी अवस्था में मैं बार बार ये कह रही हूँ, जितने हेल्पलाइंस हो जाए, साइबर डेस्क हो जाए, वेबसाइट्स हो जाए, अगर इंसान की मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगी तो ना वो उस साइबर डेस्क तक पहुंच पाएगा, ना वो इस हेल्पलाइन का मदद ले पाएगा। सबसे जरूरी है मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। मानसिक रूप से आप संतुलित रहोगे तभी आप मदद की गुहार लगा पाओगे, आपकी कोपिंग मैकेनिज्म्स काम आएंगी। जब आप मानसिक रूप से अवसाद से ग्रसित हो जाओगे तो आपके घर के सामने पुलिस थाना भी क्यों ना हो, आप नहीं पहुंच सकते हो। तो जरूरी ये है कि मानसिक संतुलन किस तरह से बनाया जा सके और किस तरह से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि आपको अगर तनाव है तो आप सही समय पे मनोचिकित्सक से मिलिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए। जब आपकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगी तो आप दोनों टांग कटे हुए भी हैं तो आप पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो आपके सारे अंग ठीक, बिल्कुल मानसिक स्थिति को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अवसाद में आप जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे तो फिर कदम जो रहता है वो बहुत घातक रहता है। वो उन छोटे छोटे से बच्चों का क्या कसूर रहा होगा कि वो भी इतनी जल्दी इस दुनिया से गए। लेकिन अनुज जी, एक सवाल ये भी जहन में लोगों के आता है कि आजकल एआई का ज़माना है, लोग बूढ़े बनकर दिख रहे हैं, जवान बनकर खुश हो रहे हैं, तो बहुत आसान है, कोई कुछ भी कर सकता है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि आजकल बच्चे भी क्रिएट कर पा रहे हैं, इमेजेस में छेड़छाड़ कर पा रहे हैं। इतना एआई का ज़माना आ गया है तो हम क्या उम्मीद करें कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन लोग अगर इतना डरने लगेंगे कि मेरी इमेज कैसे आ जाएगी, आ गई, या इसको पॉर्न कर कर अगर दिखाया जा रहा है तो हमारी समाज में इज्जत चली जाएगी। क्या अब ये एक्सेप्टेंस समाज में भी आ जानी चाहिए कि कोई भी सेफ नहीं है और इस तरह की इमेजेस आसानी से एआई से क्रिएट की जा सकती हैं, इस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम अपना अति निजी और गुप्त डेटा, इंफॉर्मेशन शेयर क्यों करते हैं, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। और ये एक इंफॉर्मेशन एटिकेट्स में आता है
केवल भरोसेमंद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक और कोऑपरेटिव बैंक या आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी वगैरह को ही अपना निजी डेटा हमें देना है। इसके अलावा किसी को भी नहीं देना है। इसका प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है और जो ऐसे छोटे छोटे ऐप्स हैं और कुकुर मुत्ते की तरह उगाते हैं और लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बात करते हैं, उनसे बिल्कुल बचना चाहिए। ये अवेयरनेस का सभी को समझना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक समस्या और आ रही है कि डेटा की निजता यानी हमारी जो प्राइवेसी है उसको लेकर हम कानून नहीं बना पा रहे हैं। ये कानून माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में 2017 में ही सरकार को निर्देशित किया था कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों की निजता की, गोपनीयता की रक्षा की जा सके और उसका मिसयूज ना हो। लेकिन वो कानून कई बार पार्लियामेंट के सामने आया है। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ रिटायर्ड डीजीपी रामनिवास जी भी जुड़ गए हैं। रामनिवास जी, अगर कोई सुसाइड कर रहा है, बंदा साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया है और वो सुसाइड का रास्ता अपना रहा है, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि पुलिस से उसे बहुत उम्मीद नहीं है कि उसे इस मामले से निकाला जा सकेगा? और क्या हमारा सिस्टम की भी ये कमजोरी है अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो? बस अब तो सुना। रामनिवास जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए सर प्लीज। हाँ बस 1 मिनट पर। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रोमा जी, जो दूसरे परिवार के लोग हैं, चलिए मैं मान लीजिए बताना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे जो मेरे परिवार के लोग हैं, अगर मैं किसी मुसीबत में हूं, क्या कुछ ऐसे साइंस होते हैं कि वो तो कम से कम समझें और बात करें? जी बिल्कुल, साइंस होते हैं, लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। इसी का मैं जिक्र कर रही थी कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस ही नहीं है और हम लोग बहुत ही, किसी को भी अगर हम उसके व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं तो स्ट्रेस नामक शब्द का इस्तेमाल करके हम उस चीज से पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये तनाव में दिख रहा है, ये स्ट्रेस्ड है। लेकिन ये स्ट्रेस जो है ये इमोशनल प्रॉब्लम है, ये मेंटल प्रॉब्लम है। इसका निवारण हो सकता है सही समय। बिल्कुल, इसका निवारण हो सकता है। एक आखिरी रिएक्शन मैं जल्दी से रामनिवास जी का ले लेता हूं। रामनिवास जी, क्या ये पुलिस का फेलियर भी है कि व्यक्ति वहां नहीं जाकर सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है? ये बड़ी दुखद घटना है भोपाल में जो हुई है, पूरे समाज को झकझोरने वाली घटना है और ये प्रतिबिंब है कि किस प्रकार से समाज के अंदर गतिविधियां चल रही हैं। तो इसमें हम पुलिस का जरूर फेल्योर मानेंगे क्योंकि पुलिस को प्रोएक्टिव तरीके से इस पे काम करना था। लेकिन समय इतना है इसलिए मैं रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सावधान रहिए, पहले तो इस तरह के लोन के मामलों में फंसिए मत और अपने आसपास देखिए, अगर कोई मुसीबत में है तो उसे मदद करने की कोशिश जरूर कीजिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।